तो हेलो बच्चों, मैं पीयूष कुमार आपके लिए लेके आ गया हूँ अगला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 साइंस का। शुरू करते हैं इस चैप्टर को एकदम धमाकेदार तरीके से। इस चैप्टर को भी हम उड़ा देंगे। चलिए, कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम ही है बच्चे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल का मतलब आपको पता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, जो बॉडी है उसके अंदर कई सारे ऑर्गन हैं। हार्ट है, लीवर है, लंग्स हैं। तो ये सारे आपस में कैसे होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। इनका जो काम है ना वो साथ में चलता है। तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना भी बहुत ज़रूरी है, कहीं एक का काम उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेरियस ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इन अ सिस्टमिक कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वाई इट इज़ नेसेसरी, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों है। देखो, बिकॉज क्योंकि हर एक ऑर्गन को ना एक पर्टिकुलर फंक्शन करना होता है। इट इज़ नेसेसरी दैट वेरियस ऑर्गन वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हमारे अलग अलग, देखो, आपको चींटी ने काटा, आपके ब्रेन तक सिग्नल गया, ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया। अब ब्रेन से सिग्नल हाथ पर जाएगा और ब्रेन हाथ को बोलेगा कि इस चींटी को मारो। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाथ जो एक ऑर्गन है, ब्रेन जो एक ऑर्गन है, आपस में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हुआ, इनका कोऑर्डिनेशन हुआ, तभी तो एक वो प्रॉपर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स आया। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, देखो, ह्यूमंस के अंदर कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है, या तो न्यूरल सिस्टम से या एंडोक्राइन सिस्टम से। न्यूरल सिस्टम जिसके अंदर न्यूरॉन्स काम आते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। एंडोक्राइन का मतलब हॉर्मोन्स के थ्रू जब कंट्रोल होता है बॉडी में, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं। कई बार प्रोटीन्स के बने नहीं होते, लेकिन जनरली प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर छोड़े जाते हैं, डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज़ नोन एज टारगेट ऑर्गन, जहाँ पर ये हार्मोन अपना असर दिखाएंगे, उस ऑर्गन को हम टारगेटेड ऑर्गन बोलेंगे। ऐसा नहीं ये हार्मोन हर उस पर काम कर देगा, जहाँ पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वहीं पर ये हार्मोन काम करेगा, तो उसे कहेंगे हम टारगेटेड ऑर्गन। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। अब देखो, हार्मोन्स का प्रोडक्शन, कितना हार्मोन बन रहा है, कहाँ पर ये हार्मोन काम करेगा, कितना काम करेगा, क्या काम करेगा, वो भी नर्वस सिस्टम से ही हमें कंट्रोल होगा। ठीक है, अब देखिए, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमने समझ लिया। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। क्या होता है, हार्मोन्स ब्लड में छोड़े जाते हैं, अब वो जहाँ पर उसके रिसेप्टर होंगे वहाँ जाकर काम करेगा, यानी एकदम फास्ट तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये स्लो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी देर तक इसका इफेक्ट रहता है। नर्वस सिस्टम क्या है, तुरंत के तुरंत काम करेगा, और इसका कनेक्शन जो है डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। ये इसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, यानी बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका हाथ किसी गर्म चीज़ में लगा, अगर एकदम से पीछे नहीं हुआ, अगर वो हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल होने लग गया, तो आपका हाथ जल जाएगा, आपके मसल्स का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर क्या काम करते हैं, नर्वस सिस्टम वहाँ पर काम करता है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा देर के लिए रहेगा। आप एक पहली बार आपने गर्म चीज़ पे से हाथ हटाया, आप बार बार हटाते रहोगे, ऐसा थोड़ी होता है। रिस्पॉन्स एक बार मिलता है और झटाक से आप हाथ हटाते हो और वहीं पर ही वो रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी कम समय के लिए ये रहता है। एक बात और, इस पीपीटी में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको छुड़वाऊंगा, जो आपको पढ़नी नहीं है। जैसे कि ये आपको नहीं पढ़ना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी को ही हम आगे पढ़ेंगे बिटवीन द टॉपिक्स, तो वहाँ पर ये कवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ने की इसे ज़रूरत नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नर्वस सिस्टम, अब हम नर्वस सिस्टम को एक बार पढ़ेंगे। एनिमल हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आपके आई हो गई, टंग हो गई, स्किन हो गया, ये सब आपके सेंस ऑर्गन हैं, जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं,
जिससे कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ये डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। रिस्पॉन्स जनरेट कौन करता है? ब्रेन। अब ये स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे बाहर आपने अपने आप को हाथ पे चूटी भरी, तो क्या हुआ? वो भी एक स्टिमुलस है, जिससे कि बॉडी में कुछ चेंज आए, जो कि रिस्पॉन्स लेके आए, उस चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है। अब इम्पल्स क्या होती है? देखो, जो नर्व होती है ना, अभी हम पढ़ेंगे नर्व। नर्व क्या होती है? नर्व के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है वो जब पास करते हैं, ऐसे नर्व है, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल पास करेंगे और आगे तक पहुँचेंगे, इस कंडक्शन को हम कहते हैं इम्पल्स, कि इम्पल्स आगे जा रही है। ठीक है। आगे इसी नर्वस सिस्टम को, इसी जो हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे अलग अलग ऑर्गन, सेंस ऑर्गन पर, उन्हें क्या कहते हैं? रिसेप्टर। जैसे पहला फोटो रिसेप्टर, फोटो मीन्स क्या? लाइट, लाइट का रिसेप्टर हो गया ये। ऑडियो रिसेप्टर हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है साउंड के लिए। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज़ में प्रेजेंट होता है स्मेल के लिए। ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट, ये ध्यान रखना, गस्टेटरी रिसेप्टर होता है टेस्ट के लिए, टंग में प्रेजेंट होगा। अब एक और आ जाता है, एक और मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपसे, जो कि है थिग्मो रिसेप्टर, जिसे हम कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मो मतलब टच, टच करना। टच कहाँ पर होगा? स्किन पे। तो टच, इन सब चीज़ों के लिए ये रिसेप्टर होता है, जैसे जो स्किन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। आगे है क्या? नहीं, आगे नहीं है। ठीक है। थिग्मो रिसेप्टर हो गया। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल के लिए, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल, तो स्मेल के लिए रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। नेक्स्ट चलते हैं अपना वर्टिब्रेट इन नर्वस सिस्टम। हम क्या हैं? हम ह्यूमंस क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। तो हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इस नर्वस सिस्टम को सीएनएस या पीएनएस में। सीएनएस में आपका ब्रेन आता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है। इसे छोड़कर बाकी जो आपके साइडों में नर्व्स निकल रही हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रेन को छोड़ दिया और स्पाइनल को छोड़ के जो साइडों में नर्व्स निकल रही हैं, इसे हम कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स क्रेनियल, स्पाइनल और विसरल नर्व्स। ठीक है। फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पीएनएस क्या काम करता है? हाथ पे कुछ लगा तो पीएनएस के थ्रू ये स्टिमुलस कहाँ जाएगा? आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे, और फिर से यहाँ आएगा, जिससे कि आप रिस्पॉन्स कर पाओगे, हाथ वहाँ से हटा पाओगे या कुछ कर पाओगे। तो इस काम में आता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। प्रोटेक्टिव फीचर ऑफ सीएनएस। देखो, सीएनएस क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन किससे कवर होता है? ब्रेन एक कवर से प्रोटेक्टेड होता है, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? बोन, एक हड्डी का बना हुआ एक बक्सा है जिसके अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन होती है, क्रेनियम इसे कहते हैं। इसके अंदर 3 मेनिंजेस की लेयर होती हैं, जिन्हें आपको पढ़ना नहीं है, बस याद रखना 3 लेयर्स होती हैं जो कि ब्रेन को हमारे प्रोटेक्ट करती हैं क्रेनियम के अंदर। स्पेस बिटवीन मेनिंजेस इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF कहते हैं। ये आपको याद नहीं करना है, मैंने बताया कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको याद नहीं करनी है, लेकिन आप याद कर लोगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स और एक्स्ट्रा मार्क्स, यू हैव एन एक्स्ट्रा इम्प्रेशन। तो उस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी आपका काम चल जाएगा। इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। आप ये भी लिख सकते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि शॉक से, मैकेनिकल शॉक से उसे प्रिवेंट करता है। ठीक है। मेनिंजेस, ये आपको नहीं पढ़ना। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड हमारी कवर्ड होती है। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस में 3 चीज होती हैं। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हो गया आपका, स्पाइनल नर्व्स और आपका विसरल नर्व्स। तीनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स जो कि ब्रेन से, ये ब्रेन है, यहाँ से डायरेक्टली निकल रही हैं, ब्रेन से निकल रही हैं। ठीक है, उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। अब ब्रेन के नीचे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड।
तो जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उन्हें हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। अब जो आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन हैं, जैसे स्टमक में ले लेता हूँ स्टमक, तो स्टमक के अंदर जो नर्व्स हैं ना, स्टमक के अंदर जो नर्व्स हैं उन्हें कहते हैं विसरल नर्व्स। तो ये 3 कैटेगराइजेशन थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में 12 होती हैं, 12 जोड़ी, यानी टोटल 24 और जोड़े में 12। स्पाइनल नर्व्स हमारी बॉडी में 31 पेयर होती हैं। आप इन्हें याद कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। क्रेनियल नर्व्स डायरेक्टली हमारे ब्रेन से निकल रही होती हैं और स्पाइनल नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है, 110% आपके एग्जामिनेशन में आता है। ये है वो चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, एक लॉन्गेस्ट सेल। ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी में जो कि क्या कराती है, नर्वस सिस्टम को फंक्शनल बनाती है। इसी यही सारा काम होता है नर्वस सिस्टम का। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। ये जो सेल, इसे जो बीच में है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। ये रहा सेल बॉडी। ये जो लंबी सी ट्यूब जा रही है इसे हम कहते हैं एक्सॉन, और ये जो यहाँ से निकल रहे हैं जैसे पेड़ की शाखा जैसे, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। और जहाँ से ये एंड हो रहा है यहाँ पे कहते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। तीनों का काम समझिए, नाम से काम समझिए। पहला डेंड्राइट, ये क्या करता है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम एक्सॉन ऑफ अनदर सेल। मान लो यहाँ पर भी तो कोई दूसरा न्यूरॉन आके जुड़ रहा है, यहाँ से आया, ये एक्सॉन है, इस एक्सॉन ने सिग्नल दिए इसके डेंड्राइट को, और ये डेंड्राइट से लेके गया अपने एक्सॉन में पास कराया, फिर अगले को न्यूरॉन को दे दिए। इस तरीके से कंडक्शन चलता रहता है। सेल बॉडी में क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और कुछ अदर ऑर्गेनेल होते हैं जो इस सेल को कंट्रोल करते हैं। अगला है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, ये जो लंबा सा पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये लंबा सा, इसे कहते हैं एक्सॉन। यहाँ पर क्या होता है, कंडक्शन होता है मैसेज का, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो आगे ट्रांसफर होते हैं। साइनेप्स क्या होता है, देखो ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ पर किसी और न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आकर जुड़ेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से एक इनके बीच में एक जंक्शन बनेगा, इसे कहते हैं हम साइनेप्स। स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, एक न्यूरॉन, ये 2 न्यूरॉन, इनके बीच का जो एक गैप है इसे हम कहते हैं साइनेप्स। हियर नर्व इम्पल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब ट्रांसमिशन देख लेते हैं इम्पल्स का, कैसे कैसे जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज याद रख लेना। सबसे पहले हमारे डेंड्राइट में जाएगा, जैसे जैसे सेल बॉडी होती है ना, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है ये ऐसे, ठीक है। अभी से रफ स्ट्रक्चर में बना के दिखा रहा हूँ इस तरीके से। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, खुद दिमाग लगा के बताओ, अपना दिमाग लगा भाई। सबसे पहले डेंड्राइट में आ जाएगा, डेंड्राइट सिग्नल कैच करेगा, तो सबसे पहला डेंड्राइट हो गया। उसके बाद सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी, उसके बाद आगे यहाँ पर एक्सॉन में ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद ये नर्व एंडिंग में चला जाएगा और आगे दूसरे न्यूरॉन पर चला जाएगा। तो डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के भी टाइप्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन। इससे आपको नहीं पढ़ना है, वैसे मैं आपको बता दूंगा। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो कि सेंस करते हैं, चीज़ों को सेंस करते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में। कहाँ प्रेजेंट होंगे, पीएनएस की तरफ। तो यानी मान लीजिए ये आपका कोई आई है, आँखों ने इस चीज़ को देखा तो ये आपके लिए स्टिमुलस है। आँखों के अंदर नर्व्स हैं, इस नर्व्स ने इस चीज़ को सेंस करा, तो ये जो नर्व जिसने सेंस करा और इस सिग्नल को ब्रेन के पास लेके गई, इस नर्व को कहते हैं हम सेंसरी नर्व। इस नर्व को कहते हैं सेंसरी नर्व, ठीक है। अब ब्रेन ने इसे देखा, अच्छा ये तो पानी का गिलास रखा है, ब्रेन ने इमेज बनाई, आपकी आंखों को फिर से भेज दिया, आपके हाथों को भेज दिया कि गिलास उठाओ।
आपके हाथों को भेज दिया कि गिलास उठाओ, तो जो सिग्नल ब्रेन से लेके गया आपके टारगेट ऑर्गन तक, उसे कहते हैं हम मोटर न्यूरॉन। अब जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़ने का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है, उसे कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन। देखो नाम ही एसोसिएटिव है, एसोसिएट कर रहा है दो चीज़ों को, ठीक है। अगला है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखो हमने कई चीज़ें पढ़ी, पीएनएस पढ़ा, सीएनएस पढ़ा, अगला है एएनएस। एएनएस मीन्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या मतलब है ऑटोनोमस? ऑटो मतलब खुद, खुद ही कंट्रोल करेगा, आपका इस पर कोई हक नहीं है, आप चाह कर भी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन दैट रन अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। ये गैंग्लियन वर्ड आप छोड़ दो, ये आपके कोर्स में नहीं है। नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड में एक्ट करती है, मान लो ये आपका ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं, ठीक है। इट कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? क्या होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन? इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, और वॉलेंट्री एक्शन जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हाइटेंस द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन। बेसिकली सिंपैथेटिक जब आप किसी डर की स्थिति में हो या एकदम एग्रेशन में हो, फाइट और फ्लाइट इसे कहते हैं, फाइट और फ्लाइट, उस स्थिति में हो तब जो आपके एक्शन होते हैं, एकदम आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, आंखें डायलेट हो जाती हैं, आपको गुस्सा आता है, एकदम आपका शरीर हार्ड सा हो जाता है, ठीक है। आप उस समय हंसते नहीं हो, उस समय आपकी आंखों से आंसू नहीं आता, तो उस जो जो भी ये चीज़ें हो रही हैं आप खुद तो नहीं करवा रहे, ये अपने आप हो जाती हैं, इन चीज़ों में अपने आप हो जाती हैं। आपका पेट गुड़ गुड़ करने लगता है, तो ये सारी चीज़ कौन करवा रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगला है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या कराता है? कूल डाउन कराता है, इस एक्टिविटी को स्लो कराता है। जब आप शांत रहते हो तब क्या होता है? आप एकदम शांत रहते हो, सारी एक्टिविटी धीरे पड़ जाती हैं, तो कौन कराता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट स्लो डाउन ड्यूरिंग स्लीप। जब आप सोते हो तो आप कुछ नहीं कर रहे, कामिंग कंडीशन है, धीरे एक रिलैक्स स्टेट है, तो वहाँ पर आपकी हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट थोड़ी कम हो जाती है। इस कौन कराता है? ये पैरासिम्पैथेटिक, आप जानबूझ के नहीं करा रहे, ठीक है, तो इसलिए ऑटोनोमस में आ जाता है ये। ऑटोनोमस सिस्टम देख लीजिए आप, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या होता है? देखो क्या 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 होता है जब आप गुस्से में होते हो, बताओ क्या क्या होता है? डायलेट्स प्यूपल, आंखें बड़ी हो जाती हैं, आपके मुंह से क्या आने लगता है? सलाइवा आने लगता है, ठीक है। स्टिमुलेट्स ऑर्गेज्म, सेक्सुअल एक्टिवेशन हो जाता है। इनहिबिट ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। क्या आप कभी जैसे गुस्से की स्थिति में हो या जल्दी जल्दी की स्थिति में हो, तो आपका कभी सुसु आया है? आपका तो एकदम ध्यान हट जाता है वहाँ से, सुसु नहीं आता। तो क्या अगर सुसु आएगा, सुसु नहीं आता ना उस समय, तो क्यों नहीं आता? क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम उसे बंद करा देता है, ठीक है। बाकी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है बीच की, इतना ही बहुत है। पैरासिम्पैथेटिक, जब आप रिलैक्स होते हो तो क्या होता है? आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं, सलाइवा बढ़ने लगता है, सलाइवा बढ़ने लगता है, आपका मुंह से राल निकलने लगती है। आप सोते हो, आप सोचो क्या होता है? मुंह से राल निकलती है। आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ठीक है। आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी आपको क्या होता है? सुसु आता है ज़्यादा, है ना, रात में सोते हुए सुसु आता है। अगला है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। मैंने आपको बताया वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो आप खुद कराते हैं, इनवॉलेंट्री वो जो आपके आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप होते हैं। वॉलेंट्री नॉन ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक। वॉलेंट्री एक्शन सेरिब्रम कराता है, ब्रेन का पार्ट। इनवॉलेंट्री मेडुला ऑब्लंगेटा जो आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है वो कराता है। वॉलेंट्री एक्शन स्लो होते हैं, इनवॉलेंट्री फास्ट होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर नर्वस पाथवे आपको नहीं जानना है, नॉट नीडेड। एग्जाम्पल देखो, स्पीकिंग, आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, आप लिख रहे हो, तो ये क्या है? सारे वॉलेंट्री, आप खुद कर रहे हो, आपसे कोई करवा नहीं रहा जानबूझ के, ठीक है। हार्ट बीट, आपका दिल धड़क रहा है, आप सांस ले रहे हो,
आपके इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जब आप खाना खाते हो, तो आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाओगे। आप जिस दिन आपने रोक लिया उस दिन आप बचोगे नहीं, क्यों जी। अब आता है बात रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इस न्यूरल सिस्टम का एंड है, उसके बाद हम प्लांट की तरफ जाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज ए ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। काफ़ी तेज होता है। अब डायरेक्ट हमेशा आपके ब्रेन में रिफ्लेक्स जो स्टिमुलस है वो डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जाता है, क्योंकि ब्रेन तक पहुंचेगा फिर टारगेट ऑर्गन तक जाएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतनी देर में काफ़ी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेन तक ना जाके डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही वो डिसीजन ले लेता है। स्टिमुलस आया, आपने आपके रिसेप्टर ने उसे सेंस करा, सेंसरी न्यूरॉन्स ने ब्रेन तक ना पहुंच के स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दिया। ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड ही आ जाएगी, आपके पीछे है पूरे ऊपर से नीचे तक। तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, डिसीजन ले लिया, बिना ब्रेन के डिसीजन ले लिया, मोटर न्यूरॉन को भेजा कि जल्दी से वहाँ पर रिस्पॉन्स दो, नहीं तो बिगड़ जाएगा मामला। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। आप ये चार्ट बना के आ जाओगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्टिमुलस, आपने पिन मैंने आपके पैरों में चुभा दी। ठीक है, तो क्या होगा, पैर एकदम से ऊपर उठ जाएगा, पैर एकदम से ऊपर उठ जाएगा। कैसे उठा? क्योंकि ये कीलो का जो प्रेशर है वो पैर पर लगा, किसने डिटेक्ट करा, सेंसरी न्यूरॉन ने, और डायरेक्ट इसका इम्पल्स भेजा स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू इसका रिस्पॉन्स आपके पैर को भेजा, और पैर ने तुरंत से पैर अपना जंप करा लिया, ऊपर उठा लिया। तो ये कितना फास्ट प्रोसेस होता है वो आप समझ सकते हो, वेरी वेरी फास्ट, बहुत मिली सेकेंड से मिली सेकेंड लगते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पर, जो वॉलेंट्री एक्शन है वो जनरली ब्रेन तक पहुँचते हैं, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड पर डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है ये भी बता दिया, ये पूरा पाथवे ही रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे अलॉन्ग विद नर्व इम्पल्स ट्रेवल ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ फॉलो करता है इम्पल्स, वही रिफ्लेक्स आर्क है। ये रहा रिफ्लेक्स आर्क, ये रहा। ठीक है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से गया, स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स दिया और हाथ पीछे हट गया गर्म चीज़ से, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। डिफरेंसेस क्या हैं ये आपने पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी बता दिया, रिफ्लेक्स एक्शन रैपिड और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। आप रिफ्लेक्स एक्शन को एक तरीके से इनवॉलेंटरी एक्शन भी कह सकते हो। स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, इनवॉलेंटरी मेडुला ऑब्लंगेटा, वॉलेंटरी सेरिबेरम से कंट्रोल होता है। ठीक है, जो रिफ्लेक्स है ना वो सडन अचानक से होगा और बहुत फास्ट होगा, यहाँ पे वेरी फास्ट लिखो। ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। जो आप खुद करते हो हमेशा स्लो ही चीज़ होती है। जैसे कि वॉकिंग हो गया, हार्ट बीट आपका एकदम फास्ट होता है, वॉकिंग आप धीरे धीरे कर लेते हो। ठीक है, टचिंग अ हॉट पैन, आप एकदम से हाथ पीछे हटाते हो तो अचानक से हाथ हटाते हो, आप खुद नहीं कर रहे, आपका हाथ अचानक से खुद ही हट जाता है, आप करके देखना एक बार। हाउ नर्वस टिश्यू कॉज मस्कुलर मूवमेंट्स, ये आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो वैसे आपकी जानकारी के लिए, इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाउ न्यूरॉन्स टिश्यू कॉज मस्कुलर मूवमेंट्स, यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। क्यों बनता है, क्योंकि बीच में बनता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मतलब जहाँ पर न्यूरॉन और कौन आके मिलते हैं। देखो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन आके मिला मसल पर, यहाँ बन गया न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ से इम्पल्स आएगा और इम्पल्स मसल पर जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, नर्व एंडिंग है न्यूरॉन की, ऐसे कुछ आगे वो है, वो ये सेल बॉडी है, ये एक्सोन है। ठीक है, और ये एक इसका पीछे का नर्व एंड है, और ये मसल हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे जाएंगे और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन काफ़ी पता है हमें इसके बारे में। क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है, मेनिंजेस होती हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए। इसके पार्ट होते हैं, पहला फोर ब्रेन मतलब आगे वाला ब्रेन, आपने ब्रेन ये पूरा क्या है, ये फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन में क्या आता है, मिड ब्रेन में ये आ गया। हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला ब्रेन है उसमें आ गया ये। ठीक है,
अब इसका फंक्शन आपको देखना है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, हल्के में ना लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। फोर ब्रेन आपके आगे वाला हिस्सा जिसे सेरिब्रम कहते हैं, ये ऑल्फैक्टरी लॉब भी इसमें आता है। ठीक है, ये क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग, आप सोचते हो, आप कुछ क्रिएटिव करते हो, वो सारा सेरिब्रम कराता है। ठीक है, मिड ब्रेन में क्या आता है, कनेक्ट करता है, मिड ब्रेन देखो, मिड ब्रेन ये है, ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करा रहा है। ठीक है, कंट्रोल रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग आईज एंड ईयर्स, जो भी हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था वो किससे कंट्रोल होता है, मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। आपकी आंखें भी मिड ब्रेन से कंट्रोल होती हैं, आपकी आंखों की मूवमेंट, आपके कान जो आपको सुनाई देता है वो कहाँ पर प्रोसेस होता है, मिड ब्रेन में जाकर प्रोसेस होता है। अब आता था हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में तीन चीज़ें आती हैं, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। आप यहाँ से स्ट्रक्चर में से देख लीजिएगा क्या चीज़ कहाँ पर है, ये रहा पॉन्स, ये मेडुला, ये पॉन्स और ये सेरिबेलम। अब देखो क्या क्या इसके काम हैं। आपका जो ऑल्फैक्टरी लोब है ये एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ह्यूमंस में डेवलप्ड नहीं होता। ऑल्फैक्टरी लोब के चार पार्ट हैं, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब। यहाँ पर आप देखो ये फ्रंटल लोब हो गया जो कि फ्रंट में है, पैराइटल मतलब पीछे, पी से पैराइटल, पी से पीछे, ऑक्सीपिटल गुद्दी, जिसे कहते हैं गुद्दी नाप दूंगा तेरी गुद्दी नाप दूंगा, ओए तेरी गुद्दी नाप दूंगा, तो ओए से ओ, ऑक्सीपिटल गुद्दी पर यानी पीछे। टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब साइड में, कान है ना, कान को टेम्पोरल रीजन बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं टेम्पोरल रीजन। अब देखो कहाँ कहाँ काम आता है। ऑक्सीपिटल लोब जो है, जो आपकी गुद्दी है, वो विजुअल रिसेप्शन में काम आती है, यानी जो आप देख रहे हो वहाँ वो कहाँ प्रोसेस होता है, आपके ऑक्सीपिटल लोब में, पीछे की तरफ। जो आपका टेम्पोरल लोब है, ये रहा आपका टेम्पोरल लोब, कान की तरफ वाला, यहाँ पर देखो कान है तो क्या करेगा, ऑडिटरी रिसेप्शन करेगा, यानी ऑडियो को क्या करेगा, रिसेप्ट करेगा। पैराइटल लोब जो है आपका बीच वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, ठीक है, बीच वाला हिस्सा, वो टच, स्मेल, टेम्परेचर, इन सबको डिटेक्ट करता है, इन सबको रिस्पॉन्स करता है। फ्रंटल लोब जो आपके आगे वाला हिस्सा है, ये मस्कुलर एक्टिविटीज़ करवाता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्रेन यहाँ पर सेरिब्रम का दे रखा है, मेन थिंकिंग पार्ट मैंने बताया, जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो सब सेरिब्रम में होता है। थैलेमस में क्या होता है, सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रम, जो ये सेरिब्रम है यहाँ पर, ये थैलेमस है यहाँ पर थैलेमस, तो ये क्या भेजता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजता है सेरिब्रम को, ये इसका ही काम करता है जी। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और आप कितना खाते हो कितना पीते हो वो भी कंट्रोल करता है, ये बहुत सारी चीज़ कंट्रोल करता है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला है सेरिबेलम, देखो ऊपर वाला सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम है। आपको चक्कर आ रहे होंगे सेरिबेलम का नाम सुन के, अरे चकराओ मत, इस चक्कर खाने को ही रोकता है सेरिबेलम, ये आपको बैलेंसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और मस्कुलर एक्टिविटीज़ कराता है, आपके पोस्चर और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है, यानी बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंस कराता है आपके शरीर को। पॉन्स, PONS, हाइंड ब्रेन का पार्ट, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है, और ब्रीदिंग रेट और फेशियल एक्सप्रेशन, आप कैसे फेस बना रहे हो, आप टेढ़ा फेस बना रहे हो, आप गुस्से में फेस बना रहे हो, आप रोया हुआ फेस बना रहे हो, वो सब पॉन्स डिसाइड करता है। थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो आप पॉन्स के नाम से। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये मैंने बताया इनवॉलेंट्री चीज़ें कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट का धड़कना, और रिफ्लेक्स एक्शन भी। ठीक है, जैसे वॉमिटिंग, आप उल्टी कर देते हो, वो भी आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। सलाइवेशन, जो आप सलाइवा राल निकालते रहते हो, वो भी यहाँ पर ही कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है दो तरीके से होता है, न्यूरल सिस्टम पहला, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमने पढ़ लिया, इसे अब हम पढ़ेंगे। देखो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स, तो हार्मोन्स की बात करेंगे इसमें। हमने बताया था डक्सलेक्स ग्लैंड होती हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं।
इसके अंदर कितने सारे ग्लैंड हैं वो देखो, उनका काम क्या है, क्या हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो आपको देखना है बस। पिट्यूटरी ग्लैंड पहला, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, ये ग्रोथ बढ़ाता है। ग्रोथ ज़्यादा, अगर ज़्यादा है ये हार्मोन तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, कम है तो कम ग्रोथ होगी। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन आता है ना वो सिक्रीट कराता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी बस अपने अंदर स्टोर करता है और आगे रिलीज कर देता है, ठीक है। रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। हमने देखा था ना अभी हाइपोथैलेमस का काम पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड जो आपके गले के पास प्रेजेंट होती है, ये क्या बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, यानी कितनी देर में पचेगा, कैसा पचेगा, कितने अमीनो एसिड निकलेंगे, कितने ग्लूकोज निकलेगा, ये सब मेटाबॉलिक रेट है, कितनी देर में पच जाएगा। पैराथायरॉइड, ये 2 हार्मोन कराता है रिलीज, कैल्सिटोनिन और पैराथ्रोमोन। क्या कराता है, कैल्सिटोनिन और पैराथ्रोमोन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथॉर्मोन क्या करता है, इंक्रीज कैल्शियम और डिक्रीज फॉस्फेट लेवल। पी से क्या है, फॉस्फेट लेवल इंक्रीज करेगा, सी से तो कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा। एड्रेनल ग्लैंड, ये क्या रिलीज कराता है हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन। ये क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, यानी एमरजेंसी सिचुएशन में आपके जो जो सिम्टम्स होते हैं वो सभी हार्मोन कराता है। जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाती है, हाँफते रहते हो आप ऐसे, आपकी रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन, तो ये इसका काम था। अगला पैनक्रियाज, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या होता है, देखो कहीं लोगों में डायबिटीज़ सुनी होगी आपने, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या लेते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई, क्योंकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज की लेवल को कम करता है। इंसुलिन का उल्टा ग्लूकागोन, देखो नाम में ग्लूका है, ग्लूकोज है, तो क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, ठीक है। टेस्टिस और ओवेरी, इन्हें हम गोनेड्स भी कहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को लाता है मेल्स में, जैसे कि आपकी आवाज़ भारी होती है, आपकी बियर्ड आती है, आपके प्यूबिक हेयर आते हैं, आपके जेनाइटल हेयर आते हैं, वो सब यहाँ पर आता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु बनते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कराता है। आपकी मसल बनती है, वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कराता है। फीमेल्स में ओवरी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, ये 2 फीमेल हार्मोन होते हैं। ये क्या कराते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसकी। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, एस्ट्रोजन क्या कराता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये दोनों आप याद रखो, बाकी आपको याद नहीं रखना है। प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को। थाइमस थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस कराता है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है। पाइनियल ग्लैंड, मटर के दाने जितनी होती है ये पाइनियल ग्लैंड, ये मेलेटोनिन सिक्रीट करता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या कराता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन ये करवाता है। यहाँ पर आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया न्यूरल सिस्टम। और मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ में ऐसी तो आप छोड़ भी सकते हो, जैसे कि थाइमस और पीनियल ग्लैंड आप छोड़ सकते हो, ठीक है। या आप पैराथायरॉयड, ये आप छोड़ सकते हो, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, आपको ये याद करनी है बस। एड्रेनलिन भी आप छोड़ सकते हो, ये आपको याद करनी है, ये आप छोड़ देना, ठीक है। जो आपके कोर्स में आपको वही करना है, फालतू की आपको टेंशन नहीं लेनी। अब हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है भैया, ये फीडबैक मैकेनिज्म देखो समझो। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि मान लीजिए ग्लूकोज आपके ब्लड में ज़्यादा है और ग्लूकागोन तब भी काम कर रहा है, तब भी ग्लूकोज बढ़ाया जा रहा है ब्लड में, तो ब्रेन सिग्नल देगा भाई ग्लूकागोन तू कम हो जा। अब इंसुलिन को वो पॉजिटिव फीडबैक देगा, भाई तू काम कर, अब इंसुलिन ब्लड में ज़्यादा ही इंसुलिन वो हो गया ग्लूकोज, तू उसे कम कर। और ग्लूकागोन को नेगेटिव फीडबैक देगा कि ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लूकागोन अब तू शांत हो जा, तो तेरे को नेगेटिव कार्ड देता हूँ मैं, नेगेटिव फीडबैक। तो ग्लूकागोन काम करना बंद कर देगा, इंसुलिन काम करना चालू कर देगा, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने आपको ओरली समझा दिया और आपको समझ भी आ गया होगा। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है।
ये आपको बता दिया मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल देके, आप समझ गए होंगे। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा बस थोड़ी लैंग्वेज बनाने के लिए, बाकी तो आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन भी आता है, आपके कोलगेट में नमक तो है, लेकिन क्या आपके नमक में आयोडीन है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि आयोडीन के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो थायराइड से निकलता है, ठीक है। तो आयोडीन चाहिए थायराइड को, जिससे कि वो थायरोक्सिन हार्मोन बना सके। हमारी बॉडी को आयोडीन चाहिए थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। थायरोक्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट इन सब का मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो सकता है। वो देखा है ना हमने, गला फूल जाता है एकदम, तो उसे गोइटर कहते हैं। जहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड्स में। तो इसलिए हम खाते हैं आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट, जिसके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन होता है, जिससे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के अंदर कैसे होता है। अब हमने ह्यूमंस के अंदर देख लिया, प्लांट्स के अंदर भी तो देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट के अंदर देखो कैसे होता है। प्लांट के अंदर न्यूरल चीज़ नहीं होती, केवल केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे, कोई ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। ये खुद ही अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स जो कि प्लांट्स के अंदर मिलते हैं उन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर मिलने वाले हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट की मूवमेंट दो तरीके की होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। दोनों को समझते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है, यानी जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी प्लांट वहीं मूव करना चाहेगा, ठीक है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, वो वहाँ पर मूवमेंट करेगा, उसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। टाइम ऑफ एक्शन, नेस्टिक मूवमेंट इमीडिएट होती है, तुरंत होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट काफ़ी स्लो होती है। अभी आपको आगे एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा पूरा, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शनल होता है। इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता। चेंज इन टर्गर, टर्गर मतलब क्या होता है? पानी का प्रेशर। तो पानी के प्रेशर में जब चेंज होता है, ये कोई प्रेशर चेंज होता है तो उससे मूवमेंट होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? इसमें ग्रोथ होती है, तभी तो ग्रोथ डिपेंडेंट है, तो सेल डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल देखो, नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा टच मी नॉट फ्लावर, टच मी नॉट प्लांट। तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, काफ़ी छोटी 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 छोटी। जब आप इसे टच करते हो तो ये पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो क्या इसमें कोई ग्रोथ रिलेटेड चीज़ है? नहीं, तो ये नेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। तो आपने टच करा, कुछ प्रेशर लगा, इसलिए उसकी पत्तियाँ मुड़ गई। क्या किसी डायरेक्शन में मुड़ी? कोई डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो नॉन डायरेक्शनल है जी, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, इसे हम आगे देखते हैं। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट की तरफ मुड़ना, ग्रोथ के लिए लाइट की तरफ मुड़ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है, मेन सोर्स एनर्जी है लाइट। तो लाइट की तरफ मुड़ गए, देखो यहाँ पे पत्ते देखो कहाँ मुड़ गए, लाइट की तरफ मुड़ गए ग्रोथ के लिए। जियोट्रॉपिज्म, जियो मीन्स जियोग्राफी, जियोग्राफी मीन्स एकदम अब मतलब भूतल, आपकी सरफेस, आपकी सॉइल, ये सब ज्योग्राफी से आप रिलेट कर सकते हो। तो आपका देखो, इसे आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जियो मतलब देखो, ध्यान से देखो, मतलब धरती के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जो धरती के अंदर जाएगा वो पॉजिटिव है। रूट्स क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, धरती के अंदर जा रही हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं जियोट्रॉपिज्म। तो जो जियोट्रॉपिज्म करती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जैसे रूट धरती के अंदर जा रही हैं तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो धरती के उल्टी दिशा में जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है जियोट्रॉपिज्म के, वो क्या है? स्टेम तो भाई मान लो यहाँ पे सूरज है तो ये तो सूरज की तरफ ही जाएगी ना, धरती से ऊपर, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट में अगला है कीमोट्रॉपिज्म।
कीमो मतलब केमिकल्स होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स टू केमिकल्स पोलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड अ केमिकल प्रोड्यूस बाय ओव्यूल। ये एग्जांपल याद कर लेना। केमिकल जब रिलीज होता है ओव्यूल के थ्रू, तभी ये पोलन ग्रेन क्या होता है, अपनी ट्यूब बना लेता है जर्मिनेट होने के लिए। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स अरे वाटर होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो ये देखो, ये रूट जो है मट्टी में है, मट्टी के अंदर पानी नहीं है, तो जहाँ पानी मिलेगा ये उस तरफ बेंड हो गई। तो रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। बहुत आसान था। अगला है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मैंने बताया था टच, थिग्मो बताया था टच, टच या सॉलिड सरफेस के थ्रू क्या होना, रिस्पॉन्स करना, उसकी तरफ मुड़ जाना। मान लीजिए एक स्टिक आ गई, ये इसके टेंड्रिल्स हैं, इसे पता लगा क्या सामने तो डंडी है, तो डंडी पे लिपटने लग गई, ठीक है, इसे कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अब प्लांट हार्मोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। बहुत छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ प्लांट एंड ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट बाय डिफ्यूजन, ठीक है। प्लांट हार्मोन दो तरीके के होते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले और ग्रोथ को रोकने वाले गंदे लोग, ठीक है। तो ग्रोथ को प्रमोट कौन करते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिब्रिलिन। ग्रोथ को रोकते कौन है, कौन चिढ़ते हैं प्लांट की ग्रोथ से, दो लोग, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो कि क्या है, गिब्रिलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या है, ग्रोथ को हेल्प करते हैं। ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, सूट की टिप पर। ये प्लांट है तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा ऑक्सिन, इसे और बढ़ाएगा। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। गिब्रिलिन क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है, ठीक है। साइटोकाइनिन, अब आप गिब्रिलिन को ऐसे भी समझ सकते हो कि बेसिकली ये भी स्टेम की ही ग्रोथ कराता है, ठीक है। ये टिप की ग्रोथ कराएगा, गिब्रिलिन पूरी बीच से लेकर ऊपर तक यहाँ पर पूरी स्टेम की ग्रोथ कराएगा। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है, क्या कराता है, सेल डिवीजन कराता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है ज़्यादा, फ्रूट्स में और सीड में, वहाँ पर सेल डिवीजन की जरूरत है ताकि खाने लायक हिस्सा बन सके फ्रूट का। अगला है एब्सिसिक एसिड। अब ये आगे गंदे लोग जो किसी की ग्रोथ को देखकर ना चिढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में, तो देखो होते हैं, कोई बात नहीं। एब्सिसिक एसिड क्या है, इनिबिट ग्रोथ एंड इंड्यूस विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो विल्टिंग का मतलब क्या होता है, विल्टिंग का देखो आपने देखा होगा, पत्तियां ऐसे नीचे को सिकुड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, नीचे गिरती नहीं मतलब नीचे को ऐसे मरी मरी सी हो जाती है ना, का ऐसे मुड़ जाती हैं, एकदम ढीली पड़ जाती हैं पत्तियां, नीचे को झुक जाती हैं, तो उसे कहते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो क्या ये ग्रोथ करा रहा है, नहीं, ये तो पत्तियों को मार रहा है, तो ये एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। इथाइलिन क्या होता है, ये ग्रोथ नहीं कराता, ये बूढ़ा कराता है। क्या कराता है, बूढ़ा कराता है। ये फ्रूट को पकाता है, फ्रूट को पकाता है। इथाइलिन गैस होती है। अब ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपकी एनसीईआरटी की, आप देख सकते हैं इन्हें भी, ठीक है। देखो, पुट सम शुगर, आप अपने मुंह में क्या रखो, चीनी रखो, और इसका टेस्ट कैसा आता है वो देखो। अब अपनी नाक को बंद करो और चीनी को दोबारा खाओ, अब टेस्ट में आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। वाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज इन सेम वे एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। देखो, आप जब भी खाना खाओ ना, अपनी नाक को बंद करके देखना, तो आपको अलग टेस्ट आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होता है हमारे चीज़ों में, तो इसलिए कुछ टेस्ट हमारी नोज से भी हमें मिलता है। वो भी सेंसरी ऑर्गन है, वो भी सेंसरी ऑर्गन हमारी बॉडी का, जो कि साथ मिलकर काम करता है। वी डोंट, अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको कभी भी ऐसे सेम टेस्ट नहीं मिलेगा, अलग अलग टेस्ट मिलेगा। दूसरी एक्टिविटी क्या है, प्लेस अ वायर मैश ऑन द कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर। ये हमने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, इसमें पानी है, ऊपर एक जाली रख दी, ऊपर एक हमने जाली रख दी। प्लेस 2 और 3 जर्मिनेटेड बीन सीड ऑन वायर मैश। यहाँ पर हमने बीन रख दी जिसके अंदर से कुछ जर्मिनेशन निकल रही है। कीप द कॉनिकल फ्लास्क इन कार्डबोर्ड बॉक्स। अब इसे हमने ढक के रख दिया। कीप द बॉक्स साइड और द बॉक्स फेसिंग लाइट कमिंग फ्रॉम विंडो। अब इस बॉक्स को रखेंगे खिड़की के पास से, जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से लाइट इस पर पड़ रही है। लीव इट फॉर 3 days। तो आपको क्या देखने को मिलेगा,
इस तरीके से ये हमने रखा, तो क्या देखने को मिलेगा, जहाँ से लाइट आ रही थी ये पौधा वहाँ मुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोटोट्रॉपिज्म। इस तरीके से एक्टिविटी पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखो उसी एक्टिविटी को फिर से करो। अब हमने क्या करा, जो सूट है उसे लाइट से दूर रखो और रूट को लाइट की तरफ रखो, यानी उल्टा कर दो प्रोसेस। तो क्या होगा, जो रूट के और शूट के ओल्ड पार्ट हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, जो लाइट की तरफ जाना चाहेंगे जैसे कि शूट, वो लाइट की तरफ जाना चाहेगा तो लाइट की तरफ जाएगा। रूट लाइट से दूर जाएगी तो लाइट, तो जो हमने रूट लाइट की साइड रखी थी वो लाइट से पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, लाइट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ शूट। ठीक है, और बच्चों थैंक यू, आपका यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होता है। आप यहाँ तक रुके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एकदम धमाकेदार तरीके के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।